अब देखिए पुंछी आयोग, ठीक है। तो पुंछी आयोग की बात करेंगे, ध्यान में इस साल पूछा जाता है कब बनी थी। अप्रैल 2007 में बनी थी। कौन सी? पुंछी आयोग। 2007। केंद्र राज्य के, ठीक है, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि 2 दशक पहले गठित सरकरिया आयोग के बदले राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुकी थी, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो आयोग जो है, ठीक है, पुंछी आयोग जो है, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया था। इससे पहले सरक्रिया आयोग जो गठित की गई थी वो भी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता को किसने किया था? तो मदन मोहन पुंछी, ठीक है, ध्यान में रखिए, जो कि मतलब भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे मदन मोहन पुंछी। इस आयोग ने प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। आयोग आयोग के भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र संबंधों की समीक्षा करनी थी। आयोग को स्वस्थ परंपराओं शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य में उत्तरदायित्व, जिनमें शामिल थे विधायी समन, प्रशासनिक समन, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपवन, वित्तीय उपवन, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संस्थान, संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतर राज्य नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इस सारे काम को लेकर, मतलब, ठीक है, ध्यान में, इस सारे काम को लेकर मदन मोहन पुंछी आयोग ने मतलब केंद्र सरकार को मतलब सुझाव देने थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने एवं उन्हें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें, ये कठिनाई है, इसके बारे में भी सरकार को बताना था। आयोग को यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश में, विशेष रूप से पिछले 2 दशकों में, एक संविधान की मंशा के रूप में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में क्या स्थिति रही है तथा इसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताना था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए लोगों के कल्याण हेतु अच्छे शासन को सुनिश्चित नई चुनौतियों किस प्रकार सामना किया जाए और नई शस्त्राविधि के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन द्वारा भावी परिस्थितियों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुरूप और सतत तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, उक्त मामलों का विवेचन करते समय, अपनी सिफारिशें देते समय आयोग को विशिष्ट भूमिका निभानी थी, लेकिन उसे निम्न सीमाओं का भी ध्यान रखना था। कौन कौन सीमा को ध्यान रखना था? राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, ठीक है, मतलब ये सारे चीजों को देना था, लेकिन चीज को ध्यान में रखना था, राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका कमजोर न होना चाहिए। दायित्व एवं कार्य क्षेत्र कैसा होना चाहिए? विशेष रूप से जब कोई राज्य लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा या लंबे समय से चल रहे किसी प्रकार की हिंसा से ग्रस्त हो, जैसे जम्मू कश्मीर पंजाब हो गया सो, ठीक है। राज्य के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए? विशेष रूप से नियोजन एवं बड़ी परियोजनाओं जैसे नदियों को जोड़ना, ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें 15 से 20 वर्षों का समय लगता है, ठीक है। तीसरा क्या था? राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका क्या होगी? दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए? विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य स्थानीय निकायों को स्वायत्तता के संदर्भ में संविधान की 6वीं अनुसूची में वर्णित स्वायत्त निकायों का प्रशासन भी इसमें शामिल था, जो कि कुछ राज्यों के 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। आप देखेंगे राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से स्वतंत्र नियोजन एवं जिला स्तर पर पृथक बजट बनाने के संदर्भ में। साथ में पांचवा क्या था? इसमें भी राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, इसमें विशेष रूप से केंद्र द्वारा राज्यों के विभिन्न मदों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सहायता के संदर्भ में, ठीक है। फिर छठा क्या था? राज्यों के संबंध में केंद्र की भूमिका, दायित्व एवं कार्यक्षेत्र कैसा होना चाहिए, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, इसके लिए तो पिछड़े वर्ग, ठीक है, पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए योजनाओं के निर्माण में उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में, ठीक है। आप चलेंगे 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा, ठीक है, 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में की गई सिफारिशों के संदर्भ में, विशेष रूप से केंद्र से प्राप्त होने वाली बड़ी वित्तीय सहायता के बारे में भी इनको जानकारी देना था। साथ में उत्पादन पर पृथक करों की आवश्यकता में प्रासंगिकता एवं वैट के कारण, ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं के बिक्री पर लगने वाले कर के संदर्भ में भी बातें बतानी थी। एक एकीकृत एवं लक्षित घरेलू बाजार बनाने के लिए अंतर राज्यीय सरकार के गठन एवं सरकरिया आयोग की रिपोर्ट की अध्याय 18 में इस संबंध में की गई सिफारिशों के संदर्भ में, ठीक है। एक तो क्या केंद्रीय, पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। क्या ये मतलब इसको सब पे काम करना था, इसको मतलब इसको रिपोर्ट देना था इन सारी चीजों पे, ठीक है, जितना नहीं चीज नहीं, जो है। मेरे पास हार्ड बुक है। हाँ, तो क्या था इसमें, क्या दिक्कत हो रहा है समझ में? मतलब इन सारे चीज पे उसको विचार करना था, तो इसमें समझाना क्या, इसमें कुछ नहीं समझाने सर, वाला वो है नहीं। ठीक है।
हाँ, वो ठीक है, मेरे पास हार्ड ये सब पॉइंट है ही नहीं न्यू वर्जन में। न्यू वर्जन में पॉइंट एक नहीं बार है। यहाँ एक बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ। तो बंदे मदन मोहन पुंछी आयोग कहाँ गया, आपने नहीं दिया है क्या? मदन मोहन पुंछा योग है, वहाँ से हम्म। एक बार स्टार्ट किया, उसके बाद पुनः आकलन किया आवश्यक है, उसके बाद आयोग ने अप्रैल 2010 में बीच वाला सब गायब कर दिया। वही तो समझ में नहीं, तब से हम खोज रहे हैं किताब को, पलट रहे कहाँ गए, नहीं तो ये पूरा इतने पॉइंट समय ही गायब बहुत कर। सारा इसको संदर्भ दिया गया था। केंद्र ने बोला था देखो तुम क्या करो ना, सो तुम मतलब केंद्र राज्य संबंध को मतलब बारे में हमें जानकारी तो दो, लेकिन ऐसा कोई भी कारण नहीं बताओगे जिससे केंद्र की शक्ति राज्य के संदर्भ में बहुत अधिक कमजोर होगा। ठीक है, अब बहुत सारे मामलों में इसको जांच करना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध में बजट वगैरह जो मिलता है राज्यों को, उसमें भी जांच करना था। केंद्र राज्य की स्वतंत्रता के संदर्भ में बात करना था, 6वीं अनुसूची में के चीजों को जांच करना था, राज्यपाल के अधिकार को देखना था, सारे कुछ में मतलब यहाँ पे देखना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इसका रिपोर्ट जो था ना, बहुत बड़ा रिपोर्ट ये तैयार करके देता है। ठीक है, वो क्योंकि रिपोर्ट ही 2010 हटा में दिया इसने न्यू रिपोर्ट वर्जन में। प्रस्तुत की, 2007 में बना, 10 में ये अपना रिपोर्ट देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन सारे यहाँ से संदर्भ को स्टार्ट हुआ। मतलब चर्चा करता है। ठीक है, एक केंद्रीय विधि प्रवर्तन अधिकरण की स्थापना हो, जिसे अंतरराज्यीय अपराध की जांच का अधिकार हो तथा राज्यों की सीमा में होने वाले उन अपराधों की जांच का अधिकार हो जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, के गठन के संदर्भ में। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, अनुच्छेद 355 में क्या है, जब मतलब आवश्यकता होगा राज्य को, तो वहां पे क्या हो, केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जाएगी जिससे राज्यों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर स्व प्रेरणा से राज्यों को नियोजित होने वाले अर्धसैनिक बलों की उपयोगिता के संदर्भ में। ठीक है, इन्हीं सारे चीजों को आधार बनाकर, ठीक है, अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जो कि 1456 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग की सरकरिया आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सीधे रिपोर्ट दे, जैसे सरकरिया आयोग की रिपोर्ट देखा, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग था उसका रिपोर्ट देखा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो रिपोर्ट जो था, उन सारे रिपोर्टों का अध्ययन करके इन्होंने बात की। हालांकि अनेक क्षेत्रों में आयोग की रिपोर्ट सरकरिया आयोग के अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती थी। ठीक है, मतलब इसने जो रिपोर्ट जो दिया सरकरिया आयोग की रिपोर्ट से बहुत अधिक तक मेल नहीं खाती थी। ठीक है, आयोग ने अपने विचार विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों के, ठीक है, संगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि सहकारी संघवाद भारत की एकता है, अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिकता मार्गदर्शन का भी काम करता है। कुल मिलाकर आयोग ने कितने अनुशंसा की, 310 अनुशंसा की। ठीक है, और कितने मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत किया, टोटल मतलब 7 खंडों में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जो कि 1456 पृष्ठ का था, जिसमें कुछ केंद्र राज्य संबंधों का स्पर्श करती है। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं जो कि इनके द्वारा दिए गए। सबसे पहले सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि संवर्ती सूची 3 में, मतलब सूची तीन मतलब संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची। तो सूची 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि संवर्ती सूची, ठीक है, संवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर संसद में विधान प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के पीछे व्यापक सहमति हो। मतलब यही से आपको समझने वाला चीज है। मतलब मान लीजिए संवर्ती सूची के विषय पे, ठीक है, संवर्ती सूची के विषय पर कानून अगर बनती है, ठीक है, संवर्ती सूची के विषय पर अगर कानून अगर बनती है तो उसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले, ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच सहमति बन जाना चाहिए। ठीक है, राज्य को ठीक है, राज्य को सपुर्द किए गए मामले पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा मामला जो राज्य को दे दिए गए, ठीक है, चलो कुछ ऐसे मामले हैं जो राज्यों को दे दिए गए, वहां पे, ठीक है, वहां पे राज्यों के मामला तो दिए गए, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, फिर भी संसद अगर चाहे तो राज्यों के मामलों पे भी अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकता है, लेकिन इसमें संयम बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा संवर्ती सूची को हस्तांतरित विषयों के मामले में राज्य के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंधों की विषय हो सकता है। राज्य सूची तथा संवर्ती सूची के जो हस्तांतरित विषय है के मामले में, ठीक है, केंद्र को बोला गया है राज्य, मतलब इन मामलों में थोड़ा सा संबंध कैसा रखो, लचीला रखो। ठीक है, क्या है, लचीला रुख को अपनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, ताकि केंद्र राज्य संबंध क्या रहे, बढ़िया रहे।
केंद्र को संपत्ति सूची के विषयों अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकारों का संबंध सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्र के हित में नीतियों की समरूपता के लिए मतलब नितांत आवश्यक है। संवर्ती अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए अंतरराज्य परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका रहनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायकों का कार्य करने के लिए अनुच्छेद 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए राज्य विधायक को सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्चय करने के लिए प्रयोज्य बनाया जा सके। मतलब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, मतलब राज्यपाल को लगे से विधेयक जो है काफी महत्वपूर्ण है या फिर संघीय ढांचा को प्रभावित कर रहा है, तो विधेयक 200 आर्टिकल्स के तहत, ठीक है, राज्यपाल अगर रोक लेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको अनंत काल तक रोक के नहीं रखेगी। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति कोई जवाबे नहीं दे रहा, विधेयक वर्षों से फंसा हुआ, अरे राष्ट्रपति हो, ठीक है, बुद्ध भगवान नहीं है, ठीक है, आपको उसको रखना है, रखिए उसको, मतलब क्या है, रिपील करना है उसको, मतलब रोक हटाना है, बता दीजिए। ठीक है, इसलिए बोला 6 महीना के अंदर में राष्ट्रपति राज्य विधेयक को सहमति देंगे या फिर रोकने के संबंध में निश्चय करने के प्रयोज्य बनाया जा सकता है। ठीक है, क्यों रोका गया बता दीजिए, क्या दिक्कत है, या फिर अगर मतलब उनको सहमति देना है तो सहमति दे दीजिए, लेकिन 6 महीना के अंदर में मतलब क्या होना चाहिए, फैसला हो जाना चाहिए। ये कहा था किसने, मदन मोहन पुंछी आयोग ने। ठीक है, संसद को सूची 1 की प्रवस्ती 14 से संबंधित विषय समझौता करना तथा इसे संसदीय अधिनियम द्वारा लागू कराना पर कानून बनाना चाहिए जिससे कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों की संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाध नहीं हो सकती है। ठीक है, तो संसद को सूची 1 के प्रवस्ती 14, सूची 1 मतलब ध्यान रखिए संघ सूची के प्रवस्ती 14 से संबंधित विषय पर समझौता, हाँ प्रवस्ती मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, इंग्लिश में बोला जाता है उसको, क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको, प्रवस्ती का नहीं नहीं शेड्यूल नहीं बोलते हैं, फोरम वगैरह साथ कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो संसद की सूची है कि प्रवस्ती 14 से संबंधित विषयों पर समझौता करना तथा इसे संसदीय अधिनियम द्वारा लागू कराना पर कानून बनाना चाहिए जिसे संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध तरीके से अपनाया जा सके। ठीक है, संधि एवं समझौते के फलस्वरूप द्वितीय जिम्मेदारियों तथा राज्य के वित्तीय स्थिति पर उनके प्रभावों को ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए। फिर अब देखेंगे जब पैसे बांटने की बारी है, राज्यों को पैसा देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे राज्यों को पैसा देना है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार के काम करना है तो उसके लिए वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग समय समय पर इन सब सारी चीजों का मतलब क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ताकि इससे केंद्र राज्य संबंध मतलब क्या अच्छा बना रहे। राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सरकारी आयोग द्वारा अनुशासित निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। और राज्य को लेकर, ठीक है, राज्यपाल का गठन करेंगे तो सरकारी आयोग ने जो नियम बताए थे, क्या नियम बनाए थे, उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रण्य होना चाहिए, उसे राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। सरकारी आयोग ने बना भाई से बिहार का राज्यपाल बना रहे तो बिहार के व्यक्ति को मत बनाओ, बाहर का व्यक्ति को बनाओ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे उसे एक संबंध व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य के स्थानीय राजनीति से नजदीकी तौर पर न जुड़ा हो, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही, विशेषकर हाल के अतीत दिनों में वो बड़े पद पे नहीं रहा हो। ठीक है, ये सारे चीजें बोला गया है भाई साहब, सरकारी आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो बोला था उसी को सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर दिया। मदन मोहन पुंछी आयोग ने बोला था केंद्र राज्य संबंध जो कि राज्यपाल की वजह से प्रभावित होता, इन सारे चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब क्या था, राज्यपालों के लिए 5 साल के कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए, उसकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा भर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रसाद परंत वाला कहानी नहीं होनी चाहिए, 5 साल के कार्यकाल निर्धारित कर दो। अगर एक बार कोई व्यक्ति राज्यपाल अगर बन गया तो 5 साल तक उसको नहीं हटाया जा सकता जब तक उन्होंने किसी गलत काम या फिर संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा महाभियोग द्वारा हटाने के प्रयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, तो मदन मोहन पुंछी ने बोला से देखो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया जो है ना, वही प्रक्रिया राज्यपाल के ऊपर भी लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि राज्यपाल को जब चाहे तब राष्ट्रपति हटा दे। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनको ऊपर महाभियोग नहीं लगता है तो राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। ठीक है, वास्तव में विवेकाधिकार का उपयोग का दायरा सीमित है और इस सीमित दायरे में राज्यपाल का कार्य एक पक्षीय अथवा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 163 क्या है, राज्य
राज्यपाल का विवेकाधिकार है, मतलब राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते 163 के अनुसार। तो यहाँ पे बोला से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकते राज्यपाल। राज्यपाल मंत्रिपरिषद उसके सलाह के बिना पे काम करेगा, ठीक है। वास्तव में विवेकाधिकार का उपयोग का दायरा सीमित है, और इस सीमित दायरे में राज्यपाल का कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए एक पक्षीय दिखे, जैसे राज्यपाल सरकार के पक्ष में कार्य कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 163 में क्या है, तो राज्यपाल का क्या है, विवेकाधिकार है, ठीक है। आप अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके ऐसा कोई काम ना करे जो कि मतलब संघीय ढांचा का उल्लंघन करती हो, ठीक है। कभी भी कोई भी कार्य करेगा तो ध्यान में मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसका विवेक का जो कार्य होना चाहिए निर्देशित नेक नियति होनी चाहिए, मतलब अच्छे नियति से, मतलब ईमानदारी से उसका कार्य होना चाहिए, ईमानदारी द्वारा प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा संतुलित होनी चाहिए, ठीक है। ये राज्यपाल के संदर्भ में कहा गया, ठीक है। किसी राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। यदि 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वो इस सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचार से सुरक्षित है। यहाँ पे इसके लिए भी बोला गया, तो अगर मान लीजिए कोई विधायक राष्ट्रपति के पास गया, राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल उसको बहुत दिनों तक मतलब रोक के ना रखे, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं कि मतलब गया तो रुक के रखा हुआ है, या तो इसमें सहमति दे, या इसको लौटा दे, या फिर इसे राज्य राष्ट्रपति के लिए मतलब विचार की इसे सुरक्षित रखे, ठीक है। कारण बता दे इस विधायक के साथ क्या करना चाहता है, ऐसा नहीं कि रख लिए न तो हाँ बोल रहा है न तो ना बोल रहे, ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे अनुशंसा किसने किए थे, तो मदन मोहन कुंची ने। जहां त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है। त्रिशंकु की विधानसभा क्या होता है, तो भाई साहब किसी को भी वन साइडेड मतलब क्या बोलते हैं, समर्थन नहीं मिला, किसी के पास भी बहुमत नहीं है। तब जब किसी के पास जब बहुमत नहीं होगा, तो यहाँ पे राज्यपाल का मतलब क्या होता है, स्वविवेक का प्रयोग करता है। यहाँ पे राज्यपाल करता है मतलब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए। ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं दिशा निर्देश, जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, न तो ए को मिला, न तो बी को मिला, न तो सी को मिला। अब ए के पास भी बहुमत नहीं है, बी के पास भी बहुमत नहीं है, सी के पास भी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर क्या होगा, ए में अगर सी मिल जाए तो ए की सरकार बन जाएगी, बी जो होगा विपक्ष में होगा। बी में अगर सी मिल जाए तो बी की सरकार बन जाएगी, ए विपक्ष में होगा। डिपेंड करेगा सी किधर जाता है, ठीक है। तो विधानसभा में जिस दल या दलों के समूह को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए 100 सीट पे चुनाव हुआ, 30 सीट मिला सबको, ठीक है। 30 मतलब क्या मिला, 30 सीट ए को मिला, 40 सीट की बात करें बी को मिला, और 30 सीट की बात करें सी को मिला। तो अब सरकार बनाने के लिए 51 सीट चाहिए, लेकिन किसी के पास भी नहीं है, तो 40 सीट वाला को सरकार बनाने के आमंत्रित करेगी राज्यपाल। चुनाव पूर्व गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए, और यदि इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने का आमंत्रित करना चाहिए। चुनाव के पूर्व, चुनाव के पहले गठबंधन की स्थिति में इस गठबंधन को एक दल मानना चाहिए, और इसे बहुमत प्राप्त होता है तो गठबंधन के नेता को राज्यपाल द्वारा सरकार बनाने का आमंत्रित करना चाहिए। यदि किसी दल अथवा चुनाव पूर्व गठबंधन वाले समूह को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री के निम्नलिखित प्राथमिकता चरण में करना चाहिए, ठीक है। क्या होना, जब किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो क्या चीज को फॉलो करा जाएगा वो देखेंगे। तो चुनाव के पूर्व गठबंधन वाले दलों का समूह जिनके पास बड़ी संख्या हो। आप देखेंगे दो तरह की पार्टी हो सकता है, एक पार्टी तो वो होगा जो कि चुनाव से पहले गठबंधन कर रखा है, एक पार्टी वो होगा जो चुनाव के बाद गठबंधन किया। जैसे ए और बी कोई पार्टी है, चुनाव शुरू होने से पहले उसने गठबंधन कर दिया, संयुक्त रूप से चुनाव लड़े। या फिर मान लीजिए सी और डी कोई पार्टी है जो कि सी अलग चुनाव लड़ा और डी अलग चुनाव लड़ा। अब सी अलग चुनाव लड़ा, डी अलग चुनाव लड़ा, अब दोनों ने बाद में गठबंधन कर लिया। और ए और बी की बात करेंगे, पहले गठबंधन किया था, ए और बी जो पहले चुनाव से पहले थे इनको सीट मिला, 48 को सीट मिला। और बात करेंगे सी और डी, ठीक है, सी और डी बाद में मतलब गठबंधन किया आपस में, ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, इनको भी मान लीजिए 48 सीट मिला। तो ऐसे परिस्थिति में किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगी, तो ए और बी को आमंत्रित करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया था, गठबंधन किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गया। थोड़ा बहुत का भी अंतर हो तो भी सरकार क्या करेगी, ए और बी को ही मतलब क्या करेगी, आमंत्रित करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले मतलब क्या किया था, गठबंधन करके कामें किए, ठीक है, बाद में गठबंधन नहीं किया। वो सबसे बड़ा एकल दल जो दूसरे के समर्थन से सरकार बनाने का दावा कर रहा है उसको भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। चुनाव पश्चात गठबंधन जिसमें सभी हिस्सेदार सरकार में शामिल होना चाहते हैं। अब मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, सी है,
अब ए के पास भी बहुमत नहीं है, बी के पास भी बहुमत नहीं, सी के पास भी, सारे के सारे मिल गए चुनाव के बाद, इसको बोले गठबंधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको गठबंधन बोलेंगे। तो अगर इनके पास तीनों आपस में गठबंधन के मिला के का समर्थन अगर पूरा लेते तो उनको सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, चुनाव पश्चात के गठबंधन जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तथा शेष सरकार से बाहर रह के कार्य करने का उनको भी मतलब बना सकता है। जिसमें मान लीजिए ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो सी बोलेगा देखिए भाई साहब, हम तो मतलब सरकार में शामिल नहीं होंगे लेकिन हम तुमको समर्थन देते हैं। तो कैसे समर्थन देता? बाहर से समर्थन देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बाहर से समर्थन। सी पार्टी में शामिल नहीं होगा, इसका कोई मंत्री वगैरह नहीं बनेगा, सरकार के चलाने में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि पार्टी में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाहर से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ए बी को बाहर से सपोर्ट कर रहा है, वैसे सरकार चल रही है। तो ये हो गया सरकार बनाने की भूमिका में राज्यपाल की क्या भूमिका रहेगी, मदन मोहन पंछी ने स्पष्ट किया। जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, तो मुख्यमंत्री को हटाने का कोई ऐसा प्रस्ताव तो संविधान में नहीं है। जब तक सदन में बहुमत रहेगा तब तक मुख्यमंत्री बना रहेगा। तो इसलिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने का बराबर कहते रहना चाहिए। तो 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, एक बार बहुमत साबित कर के बताओ तो बहुमत है कि नहीं, कैसे मुख्यमंत्री बन बैठे हो। और इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए, 1 साल के अंदर में सदन के पटल पे मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना पड़ेगा। हाँ, हम बहुमत में हैं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तब जाके हम सरकार चला रहे हैं, तब जाके हम क्या है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्यों का मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पर अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री पे अभियोग दर्ज करने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल का दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है। तब राज्यपाल का विधायकों के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुलपति का, विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो उसको बोला था मदन मोहन पुंछी ने, अंत कर दिया था। ठीक है, इसलिए भी ममता बनर्जी की सरकार ने भी पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल नहीं हो गए, इसके लिए मतलब उसने एक अध्यादेश पारित किया, एक मतलब कानून पारित किया। तो बहुत राज्यों में है, बहुत राज्य धीरे धीरे मतलब क्या करें, हटा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था मदन मोहन पुंछी ने बोला था राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उनकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि ये किसी भी राज्य का कुलपति, विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपालों की कोई संवैधानिक परंपरा नहीं है, संविधान में इसके बारे में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक परंपरा का विषय है। ठीक है, जब किसी बाहरी आक्रमण अथवा आंतरिक व्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है तो इसे राज्य का, ठीक है, संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है। तब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों का विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या फिर मतलब बाहरी आक्रमण हो जाता है या फिर आंतरिक व्यवस्था मतलब क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में संघ जो है 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व क्या है संघ का, तो राज्य की रक्षा करना। राज्य की रक्षा करना संघ का दायित्व किस में है? तो 355 में है। तो 355 के अंतर्गत संघ अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व का निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेगा। ठीक है, और जब 355 के तहत जब देखेगा फिर भी स्थिति नहीं सुधरने वाला है, तब जाके 356 लगा। ऐसा नहीं कि उठे फूरे और लगा दो 356। ठीक है, नहीं, 355 में तुम्हारा क्या दायित्व है? राज्य की रक्षा करना। अब अंतिम बोला गया कोई विकल्प ना हो तब 356 लगाओ। ठीक है, सारे विकल्प पे विचार करेगा। जैसे मणिपुर में क्या हुआ, सारे विकल्प पे विचार किया गया, देखा 355 से बात बन जाएगा तो 355 से बात बना लिया, 356 नहीं लगा। लेकिन बात अगर नहीं बनता तो 356 लगती। अब जब 355 पे बात नहीं बन रही है, साथ ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का उपयोग राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक सीमित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उठे चलो आज बंगाल में 356 लगाते, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अरे बंगाल का प्रॉब्लम को 355 के अंतर्गत आपका कर्तव्य बनता है नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर दो। नहीं हो रहा तब जाके 356 लगाओ। इसको अंतिम तरीके से प्रयोग करो, ना कि जब मन किया तब लगा देंगे। ठीक है, जहां तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न है, तो एसआर बोमई बनाम भारतीय संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए
दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपायुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में, ठीक है, एस.आर. बोमई बनाम भारतीय संघ 1994 का एक केस निकल कर आता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दिए गए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपायुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है, ठीक है। क्या क्या कहा गया तो जरा हम लोग देखेंगे। अब दो तरह की बातें थी इसमें। राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आकांक्षा का निराकरण हो सकेगा, जिससे केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाया जा सकेगा, ठीक है। तो 1994 में केंद्र राज्य संबंध के लेकर एक राज्यपाल राष्ट्रपति शासन को लेकर एस.आर. बोमई बनाम भारतीय संघ का एक मामला आया था, जहां पे एस.आर. बोमई की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। एस.आर. बोमई साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी से संबंध रखते थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे। इनके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केस गया कहां पे गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो उसके बाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एक इन्होंने अपना वाद दिया था, इसीलिए इसको बोला जाता है एस.आर. बोमई बनाम भारतीय संघ 1994 का केस। जबकि अनुच्छेद 352 तथा 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाने के लिए शर्तें बहुत सख्त कर दी गई है। इसे अंतिम उपाय के रूप में ही लगाए जाने का प्रावधान है। 352 लगाना है, 356 लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको अंतिम उपाय के रूप में ही लगाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्यों की सुरक्षा का दायित्व मतलब संघ का है, ठीक है। अनुच्छेद 355 क्या कहता है, तो भाई साहब राज्यों का सुरक्षा का दायित्व किसके पास है, तो राज्यों के सुरक्षा के दायित्व की बात करें संघ के पास है। यह आवश्यक है कि केंद्र के हस्तक्षेप के संबंध में संवैधानिक या वैधानिक रूपरेखा बनाई जाए। लेकिन अनुच्छेद 352 तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, देखिए, अत्यांतिक कदम क्या लिखा हुआ है, अत्यांतिक कदम उठाने की अनिवार्यता ना हो, ठीक है। अब 356 लगा रहे हो, ठीक है, 360 लगा रहे हो या फिर 352 लगा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जरूरी है, मतलब इस राज्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र का है। लेकिन इसके लिए ये लगाने से पहले जब आखिरी विकल्प के तौर पे इसका इस्तेमाल हो, ऐसा नहीं कि सीधे कर सके, ठीक है। तो इसको आखिरी विकल्प के तौर पे मतलब इसका प्रयोग किया जाए। इस रूपरेखा फ्रेमवर्क को स्थानिक आपातकाल के रूप में उपयोग करने का यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकार काम करती रहे और विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं पड़े। अभी स्थानिक लगेगा, या स्थानिक भी हो, पूरे देश में भी लग सकता है, किसी राज्य में भी लग सकता है, किसी क्षेत्र में भी लगा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए राज्य के विधानसभा को भंग न किया जाए, ठीक है। सरकार काम करती रहे, जबकि केंद्र सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्ट तथा स्थानीय तौर पर प्रतिक्रिया करें। अनुच्छेद 355, ठीक है, सपठित 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूची 1 में प्रवस्थित 2A तथा सूची 2 की प्रवस्थित 1 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल लागू करने का पूरा औचित्य मतलब बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंतरराज्य परिषद को अंतरराज्य तथा केंद्र राज्य मतभेदों को दूर करने का एक विश्वसनीय, शक्तिशाली तथा निष्पक्ष प्रणाली बनाने का अनुच्छेद 263 में समुचित संशोधन की आवश्यकता है। यहाँ पर बोला भाई अंतरराज्यीय परिषद जो है ना, जो आर्टिकल 263 में दिया गया है, इसमें पूरी तरीके से केंद्र और संघ और राज्य के बीच अच्छा संबंध बनाना है। तो इसके लिए पूरी तरीके से संशोधन करने की मतलब क्या है, आवश्यकता है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद जो होता है, जो कि 1956 में बना था 7वीं संविधान संशोधन के बाद। तो वर्ष में कम से कम 2 बार उसकी बैठकें होनी चाहिए। तो बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों की सुसंगतता के लिए प्रस्तावित किया जाना चाहिए। एक मजबूत अंतरराज्य परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के कार्यालय के रूप में ही कार्य कर सकता है, ठीक है। तो बोला गया क्षेत्रीय परिषद जो बना के जो रखे हो, जो कि विभिन्न राज्यों का नेतृत्व करता है, तो उसकी बैठक कम से कम वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए, तो कम से कम 2 बार होनी चाहिए। तथा बैठकों का एजेंडा संबंधित राज्यों द्वारा आपसी समन्वय बढ़ाने तथा नीतियों की सुसंगतता के प्रस्तावित किया जाना चाहिए। वित्तीय मामले में अंतरराज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की शक्ति प्राप्त समिति का एक गठन सफल प्रयोग हो सकता है। दूसरे क्षेत्रों में इस प्रकार के सदस्यों को संस्थानिकीकरण की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री का एक फोरम है जिसकी अध्यक्षता ठीक है, अध्यक्षता चक्रानुक्रम में मुख्यमंत्री करें और उनके बारे में भी विचार किया जा सकता है। मतलब मुख्यमंत्री का एक फोरम बना दो सभी राज्यों का, जिसकी अध्यक्षता बदल के मतलब क्या होगा, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री ही करेगी, ठीक है। जिसमें कि ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में समन्वित नीतियां लागू हो सके, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह भी अनुशंसा किया था। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला तो भाई साहब स्वास्थ्य में भी कर दो, शिक्षा में भी कर दो, इंजीनियरिंग में कर दो, न्यायपालिका में भी कर दो, इसके में भी ऑल इंडिया सर्विस लेकर चले आओ, ठीक है। ऑलरेडी कितने में, 3 में है, इसने स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग और न्यायपालिका में भी ऑल इंडिया सर्विस की बात कही थी।
राज्यों के प्रातिनिधिक फोरम के रूप में सेकेंड चैम्बर के गठन एवं कार्य के बाधक कारकों को हटाना चाहिए अथवा संशोधित करना चाहिए, और इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों के संशोधन की जरूरत हो तो वह भी करना चाहिए। वास्तव में राज्यसभा में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक संबंधों को लेकर मतभेद के बिंदुओं का स्वीकार्य हल निकालने के असीमित क्षमता है। ठीक है, मतलब वित्तीय मतभेद जब भी होता है संघ और राज्य सभा के बीच में, सॉरी लोकसभा में, संघीय लोकसभा में और राज्यसभा के बीच में, तो ये प्रशासनिक संबंधों के लेकर जो मतलब जो मतभेद जो होता है उसके बिंदु का स्वीकार्य हल निकालने की असीमित क्षमता है। क्योंकि वित्तीय मामलों में आप देखेंगे तो कुछ मामलों में राज्यसभा को सीमित कर दिया गया है। ठीक है, राज्य को भी सत्ता संतुलन वांछनीय है और यह राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की समानता के आधार पर संभव हो सकता है। इसके लिए प्रासंगिक प्रावधानों का संशोधन कर राज्यसभा में राज्यों को सीटों की समानता बिना उनकी जनसंख्या का ध्यान रखे किया जाए। मतलब बोला सभा से जनसंख्या को आधार ही मत बनाओ, जनसंख्या को आधार मत बनाओ, राज्यसभा में सभी राज्यों को समान सीट कर दो। ठीक है, ताकि मतलब क्या हो सके, सभी राज्यों को समान अधिकार मिले। ठीक है, जनसंख्या के जो आधार बना रखे हो, बड़े राज्यों से ज्यादा सीट, छोटे राज्यों से कम सीट, उसको आधार नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, आप क्या है, स्थानीय निकाय। ठीक है, ध्यान में क्या था, स्थानीय निकाय वो स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियों का प्रतिनिधित्व का विषय क्षेत्र उपायुक्त संशोधन के माध्यम से संवैधानिक रूप में परिभाषित होना चाहिए। अब स्थानीय स्वशासन बना दिए लेकिन वो पावर ही नहीं, उसके पास किसी प्रकार का पावर ही नहीं है, तो उसको भाई पावर दो, उसको क्या दो, पावर दो, उसको फ्री हैंड दो, ताकि स्थानीय स्वशासन अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर फ्री हैंड तभी मिलेगा जब उसके लिए संवैधानिक प्रावधान उपलब्ध होंगे। ठीक है, भविष्य के सभी केंद्रीय विधायन जो राज्यों की संलग्नता की मांग करते हैं में लागत में साझेदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि शिक्षा का अधिकार आरटीई में प्रभावधानित है। पहले से वर्तमान केंद्रीय विधानसभा जिनमें कि राज्यों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है को उपयुक्त रूप में, ठीक है, संशोधित करना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार लागत में हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। ठीक है, प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी, राज्यों को रॉयल्टी मिलता है खनिज में। अगर मान लीजिए कोयला झारखंड से निकल रहा है तो कोयला के लिए झारखंड को रॉयल्टी मिलेगा। ठीक है, प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का पुनरीक्षण प्रत्येक 3 विषय पर बिना विलंब किया जाना चाहिए और 3 वर्षों की अवधि पार होने पर, ठीक है, राज्यों को समुचित क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। ठीक है, क्या है, तो व्यवसाय कर की वर्तमान हदबंदी को संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। अनुच्छेद 268 में उल्लेखित करो, अनुच्छेद 268 में क्या है, कर है। ठीक है, और अधिक राजस्व प्राप्त करने की संभावना के लिए उक्त प्रावधान पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। इस मुद्दे को या तो अगले वित्त आयोग को संदर्भित कर देना चाहिए अथवा इस मामले को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। ठीक है, मतलब जरूरी थोड़ी है भाई साहब अभी 268 मतलब राज्यों को दिए जाने वाला मतलब टैक्स कर में जो हिस्सा जो इस साल है अगला साल भी उतना ही रहे, तो इसके लिए मतलब वित्त आयोग उस तरह का ढांचा डिजाइन करे, इसके लिए एक या फिर एक प्रकार का विशेष समिति बना दे। ठीक है, इन मामलों को देखने के लिए अधिक उत्तरदायित्व लाने के लिए सभी वित्तीय विधायनों का एक स्वतंत्र निकाय द्वारा वार्षिक आकलन किया जाना चाहिए। इन निकायों का रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों, राज्य विधायिका के मतलब दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखना चाहिए। वित्त आयोग के विचार विषयों को केंद्र तथा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। वित्त आयोग के विचार विषय को अंतिम रूप से राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग के जो विचार विषय को केंद्र तथा राज्यों के बीच निष्पक्ष रूप से संदर्भित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र को दे दिया। ठीक है, राज्यों को भी बताओ सब भाई सर कौन सा विषय तुम क्या क्या चीज विचार कर रहे हो। ठीक है, और आयोग के विचार विषयों को अंतिम रूप से राज्यों की संलग्नता के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। अब क्या है, तो केंद्र सरकार के सभी वर्तमान उपकरों तथा सरचार्जों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि सकल घर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को कम किया जा सके। योजना एवं गैर योजना खर्च में नजदीकी संलग्नता के कारण एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जा सकती है जो कि योजना खर्च एवं गैर योजना खर्च के बीच में अंतर के मुद्दे को देखे। वित्त आयोग तथा योजना के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। ठीक है, मतलब वित्त आयोग और योजना के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के, पंचवर्षीय योजना तो है नहीं लेकिन फिलहाल उस समय जो रिपोर्ट दिया मैं उससे बात कर रहा हूँ। वित्त आयोग तथा पंचवर्षीय योजना के द्वारा आवरित अवधियों के तालमेल ऐसे समन्वय की स्थिति के में सुधार किया जा सके। वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग को, ठीक है, एक पूर्ण विभाग के रूप में रूपांतरित होना चाहिए जो कि वित्त आयोग के अस्थायी सचिवालय के रूप में काम करे। मतलब वित्त मंत्रालय के
वित्त आयोग के प्रभाव को एक पूर्ण विभाग के रूप में हस्तांतरित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल पे वित्त आयोग आ रहा है, 5 साल पे वित्त आयोग जा रहा है, ठीक है, अभी 15वां 16वां फिर 17वां आएगा, उसकी परमानेंट इकाई बना दो भाई वित्त आयोग को, ठीक है, जो वित्त आयोग का अस्थायी सचिवालय के रूप में काम करे, ठीक है। योजनाएं की वर्तमान परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इनकी भूमिका समन्वय की अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय में राज्यों के प्रक्षेत्रीय योजनाओं को सूक्ष्म प्रबंधन भी कम होना चाहिए। अनुच्छेद 360, ठीक है, के अंतर्गत अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस आयोग में, ठीक है, परामर्शदात्री एवं, ठीक है, कार्यकारी भूमिकाएं निर्णयकारी शक्ति के साथ अंतर्निहित होनी चाहिए। एक संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग अंतिम निर्णय तथा सभी राज्यों के साथ साथ भारतीय संघ पर भी मतलब बाध्यकारी होनी चाहिए, ठीक है। आयोग के निर्णयों से प्रभावित कोई पक्ष, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब अनुच्छेद 360 के अंतर्गत अंतर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की स्थापना होनी चाहिए, ध्यान रखिए, अंतर राज्य व्यापार और वाणिज्य आयोग की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है। और बात करेंगे, ये जो सुझाव देगा वो राज्यों पे भी मतलब और केंद्र के ऊपर भी मतलब क्या होना चाहिए, परामर्शदात्री एवं कार्यकारी भूमिका वाली होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनके बातों से कोई भी राज्य या फिर केंद्र अगर किसी तरह का मतलब सहमति नहीं रखते तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का मतलब क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ठीक है। आयोग के रिपोर्टों के सभी हितधारकों, राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल, संबंधित विभागों आदि को उनके सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई थी। केंद्रीय मंत्रालय, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों का अंतरराज्य परिषद द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट जो दिया उसको इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाया गया उसके द्वारा मतलब क्या किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। इसने जो रिपोर्ट जो दिया वो सारे मंत्रालयों को भेज दिया गया, जो कि संघ के मंत्रालय थी, राज्य की मंत्रालय थी, राज्य सरकार को भेज दिया गया, केंद्र शासित सरकार को भेज दिया गया, और वहां से जो चीजें जो लौट कर आती है इंटर स्टेट काउंसिल में मतलब क्या होगा, बैठ के इन सारी चीजों पर मतलब क्या किया जा रहा है, तो वाद विवाद किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे चीजें जो थी मदन मोहन पुंछी आयोग से संबंधित थी, जो कि हम लोगों ने देखा। एक बार और आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। साल वगैरह नाम वगैरह पूछता है, कभी कभी पूछ देता है मदन मोहन पुंछी आयोग की इनमें से कौन सी अनुशंसाएं नहीं थी, अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और इसी की तरह से केंद्र राज्य संबंध जो है हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे अंतरराज्यीय संबंध देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार अपने से खुद से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मैंने बेसिक चीजें बता दी है, क्या क्या था क्या क्या नहीं था, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी एक बार केंद्र राज्य संबंध का जो भी वीडियो बना उसको भी आप लोग देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपको समझ में आ जाना है।